गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू सेकेंड लेक्चर ऑफ बैंकिंग। इसके अंदर हम लोग टाइप्स ऑफ बैंकिंग पढ़ेंगे और इमरजेंसी ऑफ एसबीआई के बारे में हम जानेंगे। तो उसके पहले प्रीवियस क्लास का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हम पढ़े थे एनबीएफसी के बारे में। एनबीएफसी का जो फुल फॉर्म है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, और ये बिल्कुल बैंक की तरह होता है, पर मेन डिफरेंस इसका ये होता है कि डिपॉजिट अलाउ नहीं करता है डिपॉजिटर को विड्रॉ करना। जैसे आप बैंकिंग के अंदर जो आपका जो डिपॉजिट है उसको विड्रॉ कर सकते हैं, पर जो एनबीएफसी के अंदर है वो अलाउ नहीं रहता है। और इसको आरबीआई रेगुलेट करती है, और इसको दो ब्रॉड कैटेगरी में हम लोग क्लासिफाई कर रहे थे। एक पहला जो एनबीएफसी था वो है डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, और दूसरा है नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। जो डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है उसको आरबीआई रजिस्टर करती है एज ए कंपनी एक्ट 1956, और इसके अंदर जो मिनिमम नेट ऑन फंड है वो 2 करोड़ का होना चाहिए। और जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है वो एज ए नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी की तरह रजिस्टर होती है। वो डिपॉजिट, उसके अंदर आप डिपॉजिट नहीं डाल सकते, और डिपॉजिट लेना उनके लिए अलाउ नहीं रहता है। और बहुत सारे जो कैटेगरी एनबीएफसी जो ऑलरेडी किसी और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रेगुलेट हो रहा है, तो उनको आरबीआई के रेगुलेशन से दूर रखा गया है ताकि उसके ऊपर डुअल रेगुलेशन ना हो। तो हम जानते हैं कि वो ऐसी कौन कौन सी कंपनियां है, यानी कि कौन कौन सी एनबीएफसी है। और ये आपके लिए याद करना बहुत जरूरी है, बहुत सारा एग्जाम में पूछा जाता है। यूपीएससी के अंदर कई बार पूछा जा चुका है कि इसको कौन रेगुलेट करता है। तुम देखते हैं वेंचर कैपिटल फंड, मर्चेंट बैंक, स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स, इसको सेबी रजिस्टर और रेगुलेट करती है। इंश्योरेंस कंपनी को आईआरडीए रेगुलेट और रजिस्टर करती है। जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है उसको नेशनल हाउसिंग बैंक रेगुलेट करती है। निधि कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रेगुलेट करती है। चिट फंड कंपनी है उसको रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट करती है अंडर चिट फंड एक्ट 1986। इंपोर्टेंट रेगुलेशन जान लेते हैं एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी के बारे में। जो इसके अंदर आप मिनिमम 1 साल के लिए डिपॉजिट डाल सकते हो और मैक्सिमम 5 साल के लिए, यानी कि मिनिमम 12 महीने के लिए डिपॉजिट डाल सकते हो, मैक्सिमम 60 महीने के लिए। इससे कम है, इससे ज्यादा आप नहीं डाल सकते हो। इसके अंदर आप डिमांड डिपॉजिट तो अलाउ नहीं होता, यानी कि इसके अंदर आपको सेविंग और करेंट अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं। जो इंटरेस्ट रेट है वो सीलिंग रेट जो आरबीआई प्रिस्क्राइब करती है उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। और ये जो डिपॉजिटर होता है उसको गिफ्ट ऑफर नहीं कर सकता है, कोई इंसेंटिव ऑफर नहीं कर सकता है, कोई एडिशनल बेनिफिट ऑफर नहीं कर सकता है। इसके अंदर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्रेडिट रेटिंग होना जरूरी है। और इसके अंदर जो डिपॉजिट है वो हमारा इंश्योर नहीं होता है। आप ये याद कर लीजिएगा, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि जो एनबीएफसी है उसका डिपॉजिट इंश्योर होता है क्या, तो इसका जो डिपॉजिट है वो इंश्योर नहीं होता है। और इसका जो रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट होता है एनबीएफसी का वो आरबीआई के द्वारा गारंटी नहीं होता है। और इसको भी जो आरबीआई कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो प्रिस्क्राइब करते हैं वो मेंटेन करना जरूरी होता है। और उसके बाद में हम लोग पढ़े थे आरबीआई के बारे में। आरबीआई का फुल फॉर्म था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये 1935 में ये सेटअप हुआ था। और इसका जो प्रोविजन आया था, यानी कि जो आरबीआई एक्ट आया था 1934, उसके द्वारा अप्रैल 1935 में सेटअप हुआ था। और ये जो आरबीआई जो पहली बार बना था उसका जो हेडक्वार्टर मुंबई में नहीं था, वो कोलकाता में था। 1937 में मुंबई में शिफ्ट किया गया। ये जब ये सेटअप हुआ था उस टाइम ये प्राइवेट ओनरशिप के अंदर था। अभी जैसे गवर्नमेंट के अंदर है ना, ये पहले ये प्राइवेट ओनरशिप के अंदर था, यानी कि एज ए प्राइवेट एंटिटी थी ये। और इसको 2 एक्स्ट्रा फंक्शन दिया गया था, इसको बैंकिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करने का और बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट। 1949 में आरबीआई नेशनलाइज होता है। नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई प्राइवेट ओनरशिप है तो उसके अंदर जो गवर्नमेंट है वो उसको टेक ओवर कर लेती है, यानी कि मैक्सिमम से गवर्नमेंट कर लेती है, तो गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करने लगते हैं, तो उसको हम नेशनलाइजेशन बोलते हैं। तो आरबीआई पहले क्या था, प्राइवेट ओनरशिप के अंदर था, पर 1949 में ये नेशनलाइजेशन हो जाता है, यानी कि एज ए गवर्नमेंट एंटिटी बन जाती है ये। और ये बैंक की तरह टेक्निकल सेंस में काम करना बंद कर देती है, यानी कि ये क्या करती है कि जो जनरल पब्लिक है उससे डिपॉजिट लेना बंद कर देती है ये। आरबीआई के कुछ फंक्शन देखते हैं। तो आरबीआई का जो पहला फंक्शन है मॉनेटरी अथॉरिटी है। इंडिया के अंदर जितने भी मॉनेटरी फंक्शन होती है, जैसे करेंसी को इशू करना, वो कौन करती है, आरबीआई करती है। रेगुलेटर सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, करेंसी अथॉरिटी होती है आरबीआई। रेगुलेटर सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स, मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट एंड बैंक्स। डेवलपमेंटल फंक्शन भी इसके होते हैं, जैसे ये डेवलपमेंटल बैंक सेटअप करते हैं, जैसे आईडीबीआई, सीडबी, नबार्ड, एनईडीबी। एनईडीबी को क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंटल बैंक। एक्सिम बैंक हो गया आपका, नेशनल हाउसिंग बैंक हो गया। एक्चुअली ये जो डेवलपमेंटल बैंक है इनका जो ओनरशिप है वो आरबीआई से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर दिया जाता है। बैंक्स क्या करती है, बैंक्स मोबिलाइजिंग एंड चैनलाइजिंग ऑफ द फंड्स,
जैसे जिनके पास सरप्लस होती है वो बैंक में डिपॉजिट कराती है और जिनको डेफिसिट होती है उनको बैंक लोन देती है। अब हमें बैंक्स के क्लासिफिकेशन देखते हैं कि जो बैंक है उसके क्लासिफिकेशन क्या क्या है। तो हम बैंक को क्लासिफाई करने के लिए अलग अलग बेस ले सकते हैं, यानी कि इसके अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, यानी कि जो मेन बैंक क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। क्या वो सेंट्रल बैंक का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, क्या वो कमर्शियल बैंक का कर रहा है, क्या वो कोई कोऑपरेटिव बैंक का कर रहा है। जिनका जो कमर्शियल बैंक है उनका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट का, और जो कोऑपरेटिव बैंक है उनका मोटिव क्या होता है, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। सेकंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ द बैंक। जैसे उसको गवर्नमेंट ऑन कर रही है तो वो पब्लिक सेक्टर बैंक है, कोई फॉरेन एंटिटी ऑन कर रही है तो वो फॉरेन बैंक है, और अगर कोई प्राइवेट सेक्टर ऑन कर रही है तो वो प्राइवेट बैंक हो गई। थर्ड कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ शेड्यूल। तो एक शेड्यूल होता है आरबीआई के अंदर, आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर। तो 1934 एक्ट के अंदर एक शेड्यूल है, जो शेड्यूल 2 के अंदर आता है उसको शेड्यूल बैंक बोलते हैं। अगर सेकेंड शेड्यूल के अंदर नाम मेंशन नहीं है तो नॉन शेड्यूल हो गया। देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन दे परफॉर्म। उसके बेसिस पे बात करें तो जो पहला क्लासिफिकेशन है वो सेंट्रल बैंक है। हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई है। हर देश का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है, जैसे यूएसए का सेंट्रल बैंक क्या है, फेडरल बैंक है। जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या होता है, कमर्शियल बैंक एक प्रॉफिट मेकिंग बैंक होता है। उसका जो मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। और वो प्रॉफिट कैसे अर्न करता है, जैसे जिनके पास सरप्लस है, यानी कि जो पब्लिक है वो क्या करती है, अपने जो सरप्लस फंड्स है वो बैंक के अंदर डिपॉजिट कराती है। तो वो बैंक के अंदर डिपॉजिट कराते हैं, उसके बाद जिनके पास डेफिसिट वो क्या करता है, बैंक उसको लोन में देती है। तो जो लोन में देती है तो क्या करता है कि आपको जो इंटरेस्ट देगी बैंक, उससे ज्यादा इंटरेस्ट उनसे लेती है। उनके बीच का जो मार्जिन होता है वो बैंक का प्रॉफिट होता है, और उस जो प्रॉफिट होता है उसको हम प्रॉफिट नहीं बोलते, उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रेड बोलते हैं। यानी कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, पहला शेड्यूल कमर्शियल बैंक और दूसरा नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक। जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक था लिस्टेड अंडर सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। अब कुछ फायदे भी होते होंगे, कुछ कंडीशन भी है शेड्यूल कमर्शियल बैंक का। जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक की जो पेड अप कैपिटल होनी चाहिए वो 5 लाख, और दूसरा कंडीशन उनके ऊपर ये है कि उनका जो बैंकिंग सर्विस है शुड बी मैनेज इन अ सच मैनर कि किसी भी इन्वेस्टर का उससे हार्म नहीं होना चाहिए। अगर ये 2 कंडीशन फुलफिल हो जाता है तो आरबीआई उसको सेकेंड शेड्यूल के अंदर प्लेस कर देता है। इससे फायदा क्या होता है, वो पर्टिकुलर बैंक एलिजिबल हो जाता है लो इंटरेस्ट लोन फ्रॉम आरबीआई। आरबीआई लोन देता है या तो रेपो रेट पे, या बैंक रेट पे, या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी पे। They are entitled to participate in clearing house। क्लियरिंग हाउस क्या होता है, जब चेक जाता है क्लियरेंस के लिए तो कोई एक पार्टी होती है चेक करने के लिए कि चेक आया वो ऑथेंटिक है या नहीं है, फॉर सिग्नेचर तो नहीं है उसके ऊपर। आर सब्जेक्टेड टू मैंडेटरी रिक्वायरमेंट एज इम्पोज्ड बाय आरबीआई, जैसे सीआर मेंटेन करना, एसएलआर मेंटेन करना। अब आते हैं नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक पे। इंडिया में नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की ज्यादा नहीं है, मैक्सिमम 3 ही नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है। अब हम जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है उनको भी क्लासिफाई करेंगे। जो पहला हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक जो है जिसमें 51% होल्डिंग किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। यानी कि जो मेजोरिटी ऑफ होल्डिंग किसका होता है, गवर्नमेंट के पास होता है। टोटल की बात करें तो कितने हैं जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है उसके अंदर जो हमने क्लासिफाई किया पब्लिक सेक्टर बैंक। जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो देश के अंदर टोटल कितने हैं, टोटल ये 12 है। इसके जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक के अंदर जो पब्लिक सेक्टर बैंक आते हैं, तो देश के अंदर जो हमारा जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसकी मैक्सिमम संख्या 12 है। अब हम देखते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या होता है। जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है इसके अंदर जो 50% होल्डिंग है वो किसके पास होती है, प्राइवेट एंटिटी के पास होती है। यानी कि 51%, यानी कि मेजोरिटी ऑफ होल्डिंग किसके पास होती है, प्राइवेट एंटिटी के अंदर होती है। और टोटल हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर बैंक कितनी है, 21 है। हम देखते हैं फॉरेन बैंक, जो इनकॉर्पोरेट फॉरेन में हुई थी पर इनका जो ब्रांच इंडिया में है। जो फॉरेन बैंक कहाँ पे इनकॉर्पोरेट होती है, ये फॉरेन बैंक की एक फॉरेन बैंक है पर इनका जो एक ब्रांच कहाँ पे इंडिया के अंदर है। हमारा जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है शेड्यूल कमर्शियल बैंक का वो है रीजनल रूरल बैंक। जो रीजनल रूरल बैंक है एक्चुअली रूरल एरिया में बैंकिंग सर्विस पेनिट्रेट करने के लिए बनाया गया था। यानी कि जो बैंकिंग सर्विस रूरल एरिया में पहुंचाने के लिए खोले गए थे। इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट क्लासिफिकेशन दैट इज डिफरेंशियल बैंक।
These are the different from the universal bank that is different in function they perform. They are licensed by RBI to provide a specific banking service and product. कुछ चुनिंदा बैंकिंग सर्विस ही प्रोवाइड करता है. एग्जाम्पल पेमेंट बैंक, स्मॉल पेमेंट बैंक. इनके बारे में डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे. नाउ वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन है बैंकिंग का वो कोऑपरेटिव बैंक. व्हेन पीपल कम टुगेदर टू जॉइंटली सर्व देयर कॉमन इंटरेस्ट they form cooperative society. Example Amul. When a cooperative society engage itself in the banking business is called a cooperative bank. Motive is not profit but welfare. जो कोऑपरेटिव बैंक का जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट नहीं होता, उनका जो मोटिव क्या होता है, वेलफेयर होता है. तो हम देखते हैं शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक पे डिफरेंस क्या होता है. तो इसके बेसिस कंपैरिजन में देखते हैं मीनिंग कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक का मतलब क्या होता है और नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक का मतलब क्या होता है. तो पहले देखते हैं शेड्यूल बैंक का मतलब क्या होता है. शेड्यूल बैंक्स आर दोज बैंक्स व्हिच हैव अ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ ₹5 लाख दैट डज नॉट हार्म डिपॉजिटर इंटरेस्ट. शेड्यूल कमर्शियल बैंक कौन सा होता है जिसके मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होता है, 5 लाख होता है, और जो डिपॉजिटर होता है उसके इंटरेस्ट को ये हार्म नहीं करता है. नॉन शेड्यूल बैंक्स आर दोज इन इंडिया दैट आर नॉट सब्जेक्टेड टू द RBI नॉर्म्स एंड रेगुलेशन और those that do not fall under the category of schedule bank. जो नॉन शेड्यूल बैंक होता है उसको रेगुलेट RBI नहीं करती, यानी कि जो RBI के रेगुलेशन के अंदर नहीं आता है और जो RBI के जो सेकेंड शेड्यूल है उसके अंदर ये नहीं आता है. तो कंपैरिजन देखते हैं सेकेंड शेड्यूल के बेस पे. जो शेड्यूल बैंक्स आर रजिस्टर्ड इन द सेकेंड शेड्यूल टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934. जो शेड्यूल बैंक है वो सेकेंड शेड्यूल के अंदर रजिस्टर होता है RBI एक्ट 1934 के अंदर. जो नॉन शेड्यूल इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द RBI एक्ट 1934. जो नॉन शेड्यूल बैंक होता है वो जो RBI का जो सेकेंड शेड्यूल है 1934 एक्ट के अंदर उसके अंदर ये रजिस्टर नहीं होता है. वो कहाँ पे रजिस्टर होता है, अंडर द कंपनी एक्ट 1956. जो कंपनी एक्ट 1956 है उसके अंदर रजिस्टर होता है. अब देखते हैं कि जो शेड्यूल बैंक है उसको CRR मेंटेन करना पड़ता है कि नहीं और नॉन शेड्यूल बैंक को करना पड़ता है कि नहीं. तो जो शेड्यूल बैंक है मेंटेन विद RBI, जो CRR है वो मेंटेन करता है. नॉन शेड्यूल बैंक है दे मेंटेन सच रिजर्व देमसेल्फ नॉट विद RBI. जो शेड्यूल बैंक है अपना जो CRR है वो कहाँ पे रखता है, RBI के पास रखता है. पर जो नॉन शेड्यूल बैंक है वो अपना जो CRR है किसके पास रखता है, वो खुद के पास रखता है, ना कि RBI के पास रखता है. CRR क्या होता है हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो डोंट वरी अबाउट दैट. अब हम देखते हैं बोरोइंग के बेसिस पे. These banks are permitted to borrow money from the RBI at the bank rate for regular banking purpose. जो शेड्यूल बैंक है वो RBI से जो नॉर्मल बैंकिंग रेट है उसके ऊपर वो उस रेट पे यानी कि उस इंटरेस्ट रेट पे RBI से ये क्या कर सकती है, लोन ले सकती है. और के अंदर जो नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक है उसके अंदर वो जब तक कोई एक्सेप्शनल केस ना हो या कोई इमरजेंसी ना हो जब तक वो RBI से मनी बोरो नहीं कर सकता है. रेगुलेशन के बेसिस पे देखते हैं. जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है वो स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड बाय RBI. जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक को RBI स्ट्रिक्टली रेगुलेट करती है और जो नॉन शेड्यूल बैंक है नॉट स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड बाय RBI. अब हम रिटर्न्स के ऊपर देखते हैं. दे ऑफर हायर रिटर्न्स टू देयर डिपॉजिटर, दस दिस बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ हायर CRR. जो नॉन शेड्यूल बैंक के बारे में देखते हैं. दिस आर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन दैट प्राइमरली ऑफर लोन्स एंड अदर फॉर्म ऑफ क्रेडिट टू द इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस. अब हम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देखते हैं कि किसमें सबसे ज्यादा सिक्योरिटी होता है और किसमें पैसे रखना ज्यादा सिक्योर होता है. जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है दे आर सेफ एंड सिक्योर. जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है वो काफी सेफ होता है और सिक्योर होता है. बट जो नॉन शेड्यूल बैंक है दे आर लेस सेफ. वो क्या होता है, थोड़ा कम सेफ होता है एंड सिक्योर देन शेड्यूल बैंक्स. थोड़ा कम सेफ और सिक्योर होता है शेड्यूल कमर्शियल बैंक से. अब हम मेंबरशिप ऑफ क्लियरिंग हाउस देखते हैं. तो शेड्यूल बैंक के अंदर दे कैन बिकम मेंबर ऑफ द क्लियरिंग हाउस. जो शेड्यूल बैंक है वो क्लियरिंग हाउस का मेंबर हो सकता है, पर जो नॉन शेड्यूल बैंक है दे कैन नॉट बिकम मेंबर ऑफ द क्लियरिंग हाउस. That's all for today. In the next lecture, we will study about emergence of SBI. If you are new to this channel, please like and subscribe the channel and please share this video. और आपको बता दें कि 2025 के लिए हमने आईएएस फाउंडेशन कोर्स शुरू किया है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके अंदर कोई भी चार्जेस नहीं लिया जा रहा है, जिसकी क्लासें ऑलरेडी शुरू हो चुकी है. और इसके अंदर हम लोग फ्री मेंटरशिप भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे जो जितने भी फैकल्टी है वो पहले आईएएस के इंटरव्यू दे चुके हैं मिनिमम.